चैप्टर 7 पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट के बीच एक गहरा संबंध है। मतलब जहां एक तरफ प्रकृति नेचर पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रभावित करती है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी प्रकृति को प्रभावित करती है। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट साफ और स्वच्छ हो तो लोगों की सेहत अच्छी रहती है और उनका जीवन बेहतर बनता है। ये पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए एक अच्छा फैक्टर हो सकता है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो, हवा और पानी गंदा हो तो लोग बीमार हो सकते हैं। इसे पॉपुलेशन ग्रोथ रुक सकती है क्योंकि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है। स्टडीज बताती है कि ज्यादा पॉपुलेशन होने से एनवायरनमेंट पर बुरा असर पड़ता है। जैसे पेड़ों की कटाई से फ्यूल और पानी की कमी हो सकती है, जो लोगों की लाइफ को मुश्किल बना सकता है। प्रोफेसर कुजनेट्स के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ और एनवायरनमेंट के बीच एक फिक्स संबंध नहीं है। ये संबंध इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन, प्राकृतिक नष्टीकरण के साथ जुड़ा होता है। टू वे रिलेशनशिप। पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट का आपस में दो तरीके से संबंध होता है। एनवायरनमेंटल एस्पेक्ट। पॉपुलेशन साइज यानी कितने लोग हैं, उसका एनवायरनमेंट पर प्रभाव होता है। अगर पॉपुलेशन बैलेंस में हो तो एनवायरनमेंट पर कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। इसका मतलब है कि लोगों की संख्या उतनी ही हो जितनी प्रकृति संभल सके। लेकिन अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए तो पोल्यूशन और प्राकृतिक संसाधनों नेचुरल रिसोर्सेस की कमी हो सकती है, जो एनवायरनमेंट को खराब कर सकती है। एनवायरनमेंट का प्रभाव तीन चीजों से होता है: लोग कितने हैं, हर व्यक्ति कितना कंज्यूम करता है, और जो भी वस्तु कंज्यूम होती है उसका एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है। कंक्लूजन। जिस तरह एक तरफ पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वैसे ही हमें एनवायरनमेंट की सुरक्षा, प्रोटेक्शन और स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सही पॉलिसीज और अवेयरनेस की जरूरत है। अगर हम प्रकृति को सुरक्षित रखेंगे तो फ्यूचर जनरेशन्स भी एक स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जी सकेंगी। इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पर प्रभाव इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना हाई एनवायरनमेंट पर प्रेशर पड़ेगा। कंजम्पशन ऑफ गुड्स पर पर्सन। हर व्यक्ति कितना सामान कंज्यूम करता है, ये भी एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। इम्पैक्ट ऑफ पर यूनिट कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस। हर वस्तु या रिसोर्स जो हम उसे करते हैं उसका एनवायरनमेंट पर अलग अलग प्रभाव होता है। इन तीनों फैक्टर्स का इफेक्ट एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे अगर किसी एरिया में ज्यादा लोग गाड़ियां चलते हैं तो पोल्यूशन बढ़ जाएगा, चाहे वहां की पॉपुलेशन कम ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ जहां गाड़ियां कम उसे होती है, वहां पोल्यूशन का प्रभाव भी कम होता है। कंजम्पशन एस्पेक्ट। कंजम्पशन एस्पेक्ट का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेस का उपयोग और उनका एनवायरनमेंट पर प्रभाव। इस प्रभाव को डिटरमाइन करने वाले कुछ मुख्य फैक्टर्स है। टोटल लैंड एरिया। जितनी ज्यादा जमीन उपलब्ध होगी उतने ही ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे। फूड प्रोडक्शन कैपेसिटी। धरती पर कितना अनाज उगाया जा सकता है। वाटर, एनर्जी एंड मिनरल्स। पानी, बिजली और खनिज संपत्ति की उपलब्धता। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नए टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बायोलॉजिकल सिस्टम की शक्ति। प्रकृति किस हद तक हमारे द्वारा उत्पन्न कचरे को एब्जॉर्ब कर सकती है। एनवायरनमेंटल सर्विसेज को बनाए रखना, जैसे साफ पानी, शुद्ध हवा और प्राकृतिक तटवन का प्रोटेक्शन। जिस एरिया में जितने रिसोर्सेस होते हैं उसके हिसाब से वहां का रिसोर्स कंजम्पशन तय होता है। फॉर्मूला है
Resource consumption, population consumption of goods per person. Impact of population growth on resource consumption. जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्सेज का कंजम्पशन भी बढ़ता है, जिसे एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। आज के कंज्यूमर सोसाइटी के दौर में लोगों की ज़रूरतें बहुत बढ़ गई है, जिसे नेचुरल रिसोर्सेज पर अधिक दबाव पड़ा है। बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के हम रिसोर्सेज को बीहैड और बिना सोचे समझे उसे कर रहे हैं, जो एक दिन इनकी कमी या बिल्कुल समाप्ति का कारण बन सकता है। अगर पॉपुलेशन का प्रेशर ऐसे ही बढ़ता रहा तो विकास का प्रोसेस रुक सकता है और एनवायरनमेंट को भारी नुकसान पहुंच सकता है। पॉपुलेशन प्रेशर, जनसंख्या दबाव। पॉपुलेशन प्रेशर का कॉन्सेप्ट। पॉपुलेशन प्रेशर का मतलब है एक एरिया की पॉपुलेशन और उसके अवेलेबल रिसोर्सेज के बीच का संबंध। अगर किसी एरिया में लोगों की संख्या रिसोर्सेज के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाए तो वहां जनसंख्या का दबाव, पॉपुलेशन प्रेशर, बढ़ने लगता है। क्लार्क के मुताबिक, जब किसी जगह के मानव संसाधन और नेचुरल रिसोर्सेज के बीच इम्बैलेंस होता है तो वहां पॉपुलेशन प्रेशर क्रिएट होता है। यानी एक एरिया की लैंड, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और सोशल कंडीशंस के हिसाब से एक सर्टन लिमिट तक हाई पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकती है बिना एनवायरनमेंट डिग्रेड किए। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे एनवायरनमेंट पर भी प्रेशर बढ़ने लगता है। 20th सेंचुरी में पॉपुलेशन प्रेशर का इफेक्ट। पिछले 100 सालों में जनसंख्या के दबाव की वजह से कई बेड चेंजेस देखे गए हैं, जैसे 90 लाख हेक्टेयर्स के जंगल काटे गए ताकि खेती के लिए जमीन बन सके। एनर्जी कंजम्पशन 80 गुना बढ़ गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस 100 गुना तेज हो गया। पानी का इस्तेमाल 100 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से पोल्यूशन कई गुना बढ़ गया है। मीथेन गैस की मात्रा 100% बढ़ चुकी है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड 25% तक बढ़ गया है। मेटल्स जैसे लीड, कैडमियम और जिंक का लेवल 18 गुना बढ़ गया है। आर्सेनिक, मरकरी और निकल जैसे हार्मफुल मेटल्स भी डबल हो चुके हैं। पॉपुलेशन प्रेशर और एनवायरनमेंट का कनेक्शन। प्रोफेसर माबोगंजे के मुताबिक पॉपुलेशन प्रेशर एनवायरनमेंट को 3 फैक्टर्स के बेस पर इम्पैक्ट करता है। लैंड रिसोर्सेस, कितने नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है। पीपल, वहां की पॉपुलेशन कितनी है। एक्सपेक्टेशंस, लोगों की जरूरतें कितनी ज्यादा है। अगर इन तीनों फैक्टर्स के बीच इम्बैलेंस हो जाए तो एनवायरनमेंट डिग्रेड होने लगता है। ये 3 कंडीशंस पॉपुलेशन प्रेशर क्रिएट कर सकती है। अगर रिसोर्सेस और पॉपुलेशन दोनों कम है लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है। अगर रिसोर्सेस कम है लेकिन पॉपुलेशन और एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है। अगर रिसोर्सेस और एक्सपेक्टेशंस कम है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन का लिमिटेड और रिस्पॉन्सिबल यूज हो तो एनवायरनमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच एक बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन अगर नेचुरल रिसोर्सेज का अत्यधिक शोषण, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगे तो पोल्यूशन और एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन होने लगता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। Impact of population growth on environment. 1. Environment और demographic transition theory. पॉपुलेशन ग्रोथ के इम्पैक्ट को समझने के लिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को समझना जरूरी है। ये थ्योरी बताती है कि जैसे जैसे एक कंट्री डेवलप होती है वहां बर्थ रेट और डेथ रेट भी चेंज होती है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर पड़ता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनसंख्या परिवर्तन। ईजी दोलन के मुताबिक
डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक ऐसे पॉपुलेशन साइकिल को दिखता है जो पहले डेथ रेट के गिरने से शुरू होता है, फिर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ का फेज आता है और अंत में बर्थ रेट भी गिरने लगती है। सैक्स ने पॉपुलेशन के इस ट्रांजिशन पीरियड को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। इस स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज्यादा होते हैं, इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो होती है। लोगों का मुख्य व्यवसाय मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है, लेकिन टेक्निक्स पुरानी और पिछड़ी होती है। पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है, इस वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत लो होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग कम होता है, इस वजह से एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिल्कुल शुरुआत में होता है, इस वजह से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं होता। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बेसिक होता है, इस वजह से व्हीकल्स और पोल्यूशन का इम्पैक्ट नेग्लिजिबल होता है। कंक्लूजन, इस स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ का एनवायरनमेंट पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता। सेकेंड स्टेज हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट। इस स्टेज में बर्थ रेट हाई रहती है, लेकिन डेथ रेट गिरने लगती है। हेल्थ सर्विसेज और न्यूट्रिशन इंप्रूव होने लगता है, जिसे लोगों की उम्र बढ़ने लगती है। पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिड होती है 1 to 3% तक, इस वजह से इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज भी कहा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने लगती है, लोगों की इनकम थोड़ी इंप्रूव होती है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगता है, लेकिन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी दिखने लगता है। पोल्यूशन इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन इंक्रीज होने लगता है। नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ने लगता है, जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का कारण बनता है। कंक्लूजन, इस स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ का एनवायरनमेंट पर डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड स्टेज डिक्लाइनिंग बर्थ रेट और लो डेथ रेट। इस स्टेज में बर्थ रेट धीरे धीरे गिरने लगती है, लेकिन डेथ रेट ऑलरेडी लो होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो जाती है, लेकिन इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फास्ट होने लगता है। अर्बनाइजेशन बढ़ने लगता है, जिसे सिटीज एक्सपैंड होने लगती है। इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर अग्रेसिवली बढ़ने लगता है, जिसे नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन, वाटर डिप्लीशन और एयर पोल्यूशन बढ़ने लगता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचने लगता है। कंक्लूजन, इस स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ का एनवायरनमेंट पर बहुत हाई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। फोर्थ स्टेज लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट। इस स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो होती है, जिसे पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत स्लो हो जाती है। इस स्टेज को स्टेशनरी पॉपुलेशन स्टेज भी कहा जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी हाई होता है, जिसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत इंप्रूव हो जाता है। एजुकेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने के साथ लोगों का सोशल आउटलुक भी चेंज होता है। लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा अवेयर हो जाते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल और एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन के लिए स्पेशल एफर्ट्स किए जाते हैं। कंक्लूजन, इस स्टेज में लोग सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पर भी फोकस करते हैं, ताकि पोल्यूशन कंट्रोल हो सके और नेचर को प्रिजर्व किया जा सके। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन एनवायरनमेंट। ऊपर दिए गए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 4 स्टेजेस का अलग अलग इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पर। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होती है,
उतना ही ज्यादा एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। यहाँ कुछ मेजर एनवायरनमेंटल इफेक्ट्स दिए गए हैं। 1. नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन, प्राकृतिक संसाधन की कमी। जितनी फास्ट पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, उतनी हाई फास्ट ह्यूमन एक्टिविटीज भी बढ़ रही है। एनवायरनमेंट पर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया है कि अब उसके लिए ग्रोइंग पॉपुलेशन को सपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है। आने वाले समय में फूड शॉर्टेज से बड़ा क्राइसिस एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होगा, जो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने का असली रीजन बनेगा। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पर है, और अगर उनके सब्स्टिट्यूट्स डेवलप ना हो सके तो ह्यूमन सर्वाइवल भी मुश्किल हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर ऑयल रिजर्व्स पूरा एग्जॉस्ट हो जाए और उसका कोई अल्टरनेटिव डेवलप ना हो तो वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। 2. स्ट्रेन ऑन लैंड, जमीन पर बढ़ते दबाव। जमीन एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स है जो लार्ज पॉपुलेशन को नरिशमेंट देती है। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने की वजह से फॉरेस्ट्स को बिना सोचे समझे काटा जा रहा है ताकि एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा जमीन मिले। लैंड यूज में बहुत बेड चेंजेस हो रहे हैं। नए डैम्स, रिजर्वॉयर्स, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। नए रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाने के लिए रूरल और अर्बन एरियाज में लैंड डिमांड बढ़ रही है। 20th सेंचुरी में 90 लाख हेक्टर फॉरेस्ट लैंड एग्रीकल्चर के लिए हटा दिया गया, जिसे डिफॉरेस्टेशन और डिजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रही है। इकोलॉजी डिस्ट्रॉय होने से एक तरफ बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है और दूसरी तरफ सॉइल क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही है। 3. इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड, जमीन का अति उपयोग। बढ़ते पॉपुलेशन प्रेशर के वजह से जमीन का एक्सेसिव यूज हो रहा है। एनर्जी, वाटर, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का हैवी यूज किया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ सके। इरिगेशन एक कॉमन टेक्निक है जो लैंड यूज को इंक्रीज करती है, लेकिन इसका एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। इरिगेशन से डिजीजेस का खतरा। इरिगेशन यानी सिंचाई का एग्रीकल्चर के लिए फायदा होता है, लेकिन यदि गलत तरीके से किया जाए तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। शिस्टोसमियासिस और मलेरिया जैसे डेंजरस डिजीजेस इरिगेशन के वजह से फैल सकती है। नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज होने से मेनिंजाइटिस नामक बीमारी भी हो सकती है, जो स्पेशली बच्चों के लिए हार्मफुल होती है। 4. सॉइल डिग्रेडेशन। बढ़ते ह्यूमन एक्टिविटीज ने सॉइल को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके कुछ मुख्य रीजंस है। गलत और पुअर एग्रीकल्चरल टेक्निक्स का उपयोग, ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करना, इरिगेशन के गलत तरीके से सलिनिटी बढ़ना, सरकारी और रोड नेटवर्क्स बनाने की वजह से लैंड डैमेज, हैवी व्हीकल्स चलने से सॉइल कंपैक्शन, ज्यादा ग्रेजिंग से ग्रासलैंड्स खत्म होना। इन सब का कंबाइंड इफेक्ट डिजास्ट्रस होता है, खासकर उन देशों में जहां एग्रीकल्चर इकोनॉमी का बेस है। 5. डिजर्टिफिकेशन। जंगल की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, खराब खेती प्रबंधन, सॉइल एरोजन और पानी की कमी डिजर्टिफिकेशन को बढ़वा देते हैं। 60% तक एग्रीकल्चर लैंड डिजर्टिफिकेशन के शिकार हो रही है। इसे प्लांट्स, एनिमल्स और बायोडाइवर्सिटी को सीरियस खतरा है। 6. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ज्यादा लोगों का पेट भरने के लिए हमें ज्यादा फूड प्रोडक्शन करना पड़ता है। 2 तरीके हैं। 1. की कैप, ज्यादा जमीन को खेती योग्य बनाना, लेकिन इसका मतलब है फॉरेस्ट्स काटना, जो डिजर्टिफिकेशन का कारण बन सकता है। 2. की कैप, एग्जिस्टिंग लैंड का इंटेंसिव यूज करना, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, हाइब्रिड सीड्स और पेस्टिसाइड्स का ज्यादा उपयोग करना। लेकिन समय के साथ लैंड की नेचुरल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है,
इस प्रोसेस को इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहा जाता है। 7. क्लाइमेट चेंज का संकट। बढ़ते पोल्यूशन से क्लाइमेट सिस्टम पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन, CO2, SO2, लीड, जिंक, कैडमियम, मरकरी और निकल एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। इसका रिजल्ट ओजोन लेयर डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग। 8. न्यूट्रिएंट साइकिल का डिसबैलेंस। न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब होता है इकोसिस्टम में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का बैलेंस। ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो गए हैं और कुछ एक्सेस में है जो इकोसिस्टम के लिए खतरनाक हो सकता है। 9. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का असर। पानी की जरूरत दिन बीए दिन बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और इरिगेशन के कारण वाटर कंजम्पशन काफी हाई हो गया है। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर में पानी की सीवियर शॉर्टेज हो सकती है। 9. थ्रेट टू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। दुनिया भर में पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। इस वजह से ग्राउंड वाटर का ओवर यूज हो रहा है। इसका रिजल्ट कहीं सुखद ड्राउट, कहीं बारिश का ज्यादा होना, फ्लड्स। पानी भी पल्यूटेड हो रहा है जो नेचर के वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर रहा है। 10. थ्रेट टू बायोडिवर्सिटी। हमारी गलत एक्टिविटीज की वजह से कई एनिमल्स और प्लांट्स खत्म होने के कगार पर है। अगर टाइम पे एक्शन नहीं लिया गया तो इंसान खुद भी एक दिन खत्म हो सकता है। 11. राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म। आजकल लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो एनवायरनमेंट पर बैड इफेक्ट्स डाल रहा है। एग्जाम्पल के लिए कोल का यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए होता है, पर इसका रिजल्ट पोल्यूशन, पानी की गंदगी और नेचर का नुकसान होता है। 12. मोर वेस्ट जनरेशन। जितना ज्यादा कंजम्पशन उतना ज्यादा कचरा। हार्मफुल वेस्ट एनवायरनमेंट में जाके हवा और पानी दोनों को पॉल्यूट कर रहा है। अगर इसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो हमारी लाइफ डेंजर में आ सकती है। 13. इफेक्ट ऑन ओशियंस एंड सीज। समुंदर भी पोल्यूशन से बाक नहीं पाया। ज्यादा फिशिंग, मिनरल्स निकलना और रेयर कोरल्स तोड़ना सब सी लाइफ को बिगाड़ रहा है। ओशियंस में कचरा फेंकना मरीन लाइफ के लिए बड़ा डेंजर बन चुका है। 14. इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। आज 45% लोग सिटीज में रहते हैं और ये नंबर दिन बे दिन बढ़ रहा है। सिटीज में पोल्यूशन, गार्बेज का ढेर और ग्राउंड वाटर की कमी जैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है। ट्रैफिक नॉइज और इंडोर पोल्यूशन भी लोगों की हेल्थ के लिए डेंजरस हो रहा है। अकॉर्डिंग टू लेस्टर आर ब्राउन, as size of cities increases, so do noise. Air and water pollution and competition for goods, services and space intensifies. 15. Public health system पे असर, इफेक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ सिस्टम। अर्बनाइजेशन का डायरेक्ट इफेक्ट पब्लिक हेल्थ पे पड़ता है। ज्यादा भीड़ होने से हॉस्पिटल्स में ज्यादा प्रेशर आता है, सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता और डिजीजेस जल्दी फैलती है। सूरत, गुजरात का एग्जाम्पल लें, पहले वहां प्लेग फैला था, लेकिन आज सूरत इंडिया के क्लीनेस्ट सिटीज में से एक है। अगर हर शहर में सफाई और हाइजीन मेंटेन रखा जाए तो पब्लिक हेल्थ काफी इंप्रूव हो सकती है। 16. एपिडेमिक्स और बीमारियों का फैलाव, एपिडेमिक्स एंड स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। बढ़ते पॉपुलेशन डेंसिटी के वजह से डिजीजेस जल्दी स्प्रेड होती है। क्राउडेड एरियाज में इन्फेक्शंस और वायरसेस बहुत फास्ट फैलते है। ट्रैवलिंग करने वे लोग अननोइंगली वायरसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जो एक एपिडेमिक का रीजन बन सकता है।
इन्फ्लुएंजा, टाइफॉइड और येलो फीवर जैसे बीमारियों का इलाज अगर टाइम पे ना किया जाए तो ये मिलियंस लॉग ऑन की जान ले सकती है। पॉपुलेशन ग्रोथ और एनवायरनमेंट का लिंक, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड है। क्लीन एनवायरनमेंट होने से लोग हेल्थी रहते हैं और उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है। लेकिन अगर पोल्यूशन बढ़ता है तो हेल्थ इश्यूज भी बढ़ते हैं जो बर्थ रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे इफेक्ट डाल सकते हैं। वन क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्लीन एनवायरनमेंट का कनेक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट। बेटर एनवायरनमेंट होने से लोगों की लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होती है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले टाइम पे हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं थी, इसलिए बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई द। जब एनवायरनमेंट और हेल्थ केयर बेटर हुआ तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी इंक्रीज होने लगा। आज लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने लगे हैं, इस वजह से बर्थ रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। टू इंसान का नेचर और उसका हैबिटेट, मैन्स नेचर एंड हिज हैबिटेट। इंसान हमेशा एक ऐसा हैबिटेट चाहता है जो फ्रेश और ग्रीन हो। भले हाई लोग अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन एफआईआर भी उन्हें अपने आसपास ग्रीनरी और फ्रेश एयर चाहिए। इसीलिए लोग अपने घर में गार्डन्स, पॉटेड प्लांट्स और स्विमिंग पूल्स रखना पसंद करते हैं। पेट्स भी इंसान की लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, जो उसे नेचर से कनेक्ट करते हैं। एनवायरनमेंट, पॉवर्टी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रिश्ता। हाउएवर, ये कहना मुश्किल है कि कौन सा एटमॉस्फेयर बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि सबसे हेल्थी और नेचुरल एनवायरनमेंट वही होता है जो पुराने जमाने से एग्जिस्ट करता आया है बिना मॉडर्न सोसाइटी की इंटरवेंशन के। एनवायरनमेंट और लोगों की गरीबी। एनवायरनमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन है लोगों की गरीबी से। गरीब लोग ज्यादातर लैंड, फॉरेस्ट और वाटर पे डिपेंड करते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के में कंपोनेंट्स है। इस वजह से जब एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है तो उनकी हेल्थ और वेलबीइंग पे बुरा असर पड़ता है। नेचुरल रिसोर्सेस की डिग्रेडेशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट गरीब लोगों पे होता है। अन सोसाइटीज में जहां लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, वहां ये समस्या और भी ज्यादा दिखती है। जैसे कि फ्यूल और पानी की कमी गरीब लोगों को अमीर लोगों से ज्यादा अफेक्ट करती है। एनवायरनमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा विकास जो आज की जनरेशन की जरूरतों को पूरा करे बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज किए। सिंपल शब्दों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है आगे बढ़ना बिना बेसिक रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए खत्म किए। इस अप्रोच के 5 की प्रायोरिटीज होनी चाहिए। मैक्सिमम ग्रोथ बिना बेसिक रिसोर्सेज और लोगों को हार्म किए। इकोलॉजिकल प्रोसेस मेंटेन करना, हर तरह के रिसोर्सेज की पोटेंशियलिटी को सस्टेन करना। बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना। इकोनॉमिक क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच बैलेंस रखना। इस वजह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ और प्लैनेट की वेलबीइंग के लिए एसेंशियल है। पॉपुलेशन प्रेशर और एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। पॉपुलेशन प्रेशर और एनवायरनमेंट पे उसके इफेक्ट का सॉल्यूशन निकलना कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन मिनिमाइज करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे। मिनिमम या जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग ईयर्स में पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो था, लेकिन 1980s तक ये पीक पे पहुंच गया। पिछले 30 to 35 सालों से पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है।
अब सवाल उठता है कि क्या अर्थ इतनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकती है? क्या लिमिटेड रिसोर्सेज इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब नेगेटिव है। अगर सबको एक अच्छी लाइफ देनी है तो पॉपुलेशन ग्रोथ को मिनिमाइज करना होगा। बेस्ट होगा अगर ग्रोथ रेट 0 लेवल तक आ जाए। कंक्लूजन, हमारी दुनिया का फ्यूचर और इसके सभी लोगों की वेलबीइंग इस बात पे डिपेंड करती है कि हम आज इन इश्यूज को कैसे एड्रेस करते हैं। अगर हम डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बना सके और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करें तो एक सस्टेनेबल और प्रॉस्परस दुनिया क्रिएट की जा सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या अर्थ इतनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकती है? क्या लिमिटेड रिसोर्सेज इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब नेगेटिव है। अगर सबको एक अच्छी लाइफ देनी है तो पॉपुलेशन ग्रोथ को मिनिमाइज करना होगा। बेस्ट होगा अगर ग्रोथ रेट 0 लेवल तक आ जाए। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ का डायरेक्ट रिलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ से है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के कुछ मेन इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे ज्यादा उम्र तक जीने की संभावना, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज और हेल्थ केयर, उच्च शिक्षा का स्तर। एक देश की समृद्धि इनसे पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। आज के समय में जरूरी है कि हर इंसान को खाना, बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज और अच्छा हेल्थ केयर मिले ताकि उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड इंप्रूव हो सके। इस गोल को अचीव करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज को आगे आना चाहिए, क्योंकि उनके पास दुनिया के 75% रिसोर्सेस है। उनका मोरल ड्यूटी है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे ताकि वहां गरीबी कम हो सके और लोगों की लाइफ क्वालिटी बढ़ सके। इस कॉन्टेक्स्ट में डेवलप्ड नेशंस को इनिशियली अंडर डेवलप्ड नेशंस के लोन्स माफ करने चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल, वाटर, एनर्जी और मिनरल्स, ये सब नेचर का गिफ्ट है, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है। इनका एक्सट्रावेगेंट यूज दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। अगर हम इन्हें इकोनॉमिकली यूज करें तो हम इन्हें कंजर्व कर सकते हैं और पोल्यूशन भी रोक सकते हैं। लैंड रिसोर्सेस, इको फ्रेंडली और एफिशिएंट फार्मिंग मेथड्स अडॉप्ट करने से हम लैंड रिसोर्सेस को कंजर्व कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं। जैसे कि ऐसे फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज करें जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए लेकिन लैंड और एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। 2. वाटर कंजर्वेशन, पॉपुलेशन बढ़ने से पानी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए एक मल्टीप्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी जरूरी है। ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से बचना चाहिए ताकि वाटर लेवल डाउन ना हो। सरफेस वाटर और रिवर वाटर को कॉन्टैमिनेशन से बचाना चाहिए। अगर पानी पल्यूटेड हो गया हो तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल करने चाहिए ताकि पानी स्वच्छ किया जा सके। 3. मिनरल्स लिमिटेड होते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइक्वल है। डेवलप्ड कंट्रीज इनका मैक्सिमम यूज कर रही है क्योंकि उनके पास इनकी सरप्लस सप्लाई है, लेकिन उन्हें इनका एक्सट्रावेगेंट और इंडिस्क्रिमिनेट यूज चेक करना चाहिए। मिनरल्स के रूथलेस यूज से पोल्यूशन होता है, जैसे कि कोल, मिनरल ऑयल और रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स एनवायरनमेंट। 4. एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी है। एनर्जी सोर्सेज का यूज मिनिमाइज करना चाहिए जो पोल्यूशन ज्यादा फैलती है। एग्जाम्पल के लिए, कोल ऑयल से ज्यादा पोल्यूशन करता है और ऑयल नेचुरल गैस से ज्यादा। 50% वर्ल्ड पोल्यूशन और 20% ग्रीन हाउस इफेक्ट मोटर व्हीकल्स के वजह से होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी प्रमोट करनी चाहिए।
रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। वेस्ट मटेरियल्स एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर इनका डिस्पोजल प्रॉपरली ना हो तो पोल्यूशन बढ़ता है। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वेस्ट को रिसाइकल करना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन चेंज करना जरूरी है ताकि लोग अपने सराउंडिंग्स क्लीन रखें। कोई भी वेस्ट रिवर्स और सी में डिस्पोज नहीं होना चाहिए। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्शन। इंडस्ट्रीज के वजह से हार्मफुल गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। ये गैसेस टेम्परेचर राइज और एसिड रेन का कॉज बनती है जो फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इंडस्ट्रियल नेशंस को इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलना होगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक ग्लोबल इशू है और इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन जरूरी है। एसिड रेन और पोल्यूशन का इम्पैक्ट सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं होता। जैसे 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी एक यूएस बेस्ड कंपनी की नेग्लिजेंस के वजह से हुई थी जिसमें 3000 लोग मर गए और 2 लाख लोग अफेक्टेड हुए। ऐसे केसेस को अवॉइड करने के लिए स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल एनवायरनमेंटल लॉज होने चाहिए। एनवायरनमेंटल अवेयरनेस। पब्लिक को एनवायरनमेंट क्लीन रखने के लिए अवेयर करना बहुत जरूरी है। लोगों को सिविक सेंस डेवलप करना होगा, जैसे कि ओपन एरिया में थूकना या कचरा फेंकना बंद करना, पब्लिक स्पेसेस में यूरिनेट या डेफिकेट ना करना, नेचर के साथ हार्मनी में जीना सीखना। लेजिस्लेटिव मेजर्स फॉर एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन। बहुत सारे कंट्रीज ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट लॉज इंप्लीमेंट किए हैं। इंडिया में भी एनवायरनमेंटल लॉज है, लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में या तो ऐसे लॉज नहीं है या फिर उनको प्रॉपरली एनफोर्स नहीं किया जाता। एक रूल होना चाहिए, द पोल्यूटर मस्ट पे। मतलब जो इंडस्ट्रीज पोल्यूशन क्रिएट करें उनको हैवी पेनल्टी देनी चाहिए। जो इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज अडॉप्ट करें उनको गवर्नमेंट से इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन। क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से कई स्पीशीज एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही है। एंटार्क्टिका और आर्कटिक जैसे रीजन्स अभी भी अनटच्ड है और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए वर्ल्ड कम्युनिटी को ऐसे रीजन्स को ह्यूमन इंटरफेरेंस से बचाने के लिए एग्रीमेंट्स साइन करने चाहिए। 1991 में एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें ये रूल रखा गया कि अगले 50 सालों तक कोई भी कंट्री वहां माइनिंग या वेस्ट डिस्पोजल नहीं कर सकती। इंटेंसिव रिसर्च की जरूरत। एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन के लिए रिसर्च और इनोवेशन बहुत जरूरी है। रिसर्च को कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस करना चाहिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के मेजर्स फाइंड करना, रिसोर्सेस का एक्सेसिव यूज रिड्यूस करने के तरीके एक्सप्लोर करना, नेचुरल फोर्सेस और ह्यूमन एक्टिविटीज के बीच इंटरकनेक्शन समझना, ऐसी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी डेवलप करना जो प्रोडक्शन बढ़ाए बिना सॉइल की प्रोडक्टिविटी को खत्म किए, एफिशिएंट वाटर, मिनरल और एनर्जी यूसेज के नए मेथड्स डिस्कवर करना, वेस्ट रिसाइकलिंग और पोल्यूशन कंट्रोल टेक्निक्स इंप्रूव करना, व्हीकल्स से होने वाले पोल्यूशन को रिड्यूस करने के नए सॉल्यूशंस ढूंढना, मिनरल ऑयल का अल्टरनेटिव डेवलप करना। क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी का इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज का असर सिर्फ टेम्परेचर पे नहीं बल्कि बायोडाइवर्सिटी, लैंड यूटिलाइजेशन और ह्यूमन बिहेवियर पे भी होता है। ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से फॉरेस्ट्स, एनिमल्स और ह्यूमन सेटलमेंट्स पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। हम सबको मिलकर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए इमीडिएट स्टेप्स लेने होंगे।
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए डेवलप्ड कंट्रीज का रोल। डेवलप्ड कंट्रीज के पास वर्ल्ड की 3/4 नेचुरल वेल्थ है। इनका ये फर्ज बनता है कि ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दे ताकि वहां भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो सके। इन कंट्रीज को एनवायरनमेंटल इश्यूज का रेगुलर असेसमेंट करना चाहिए और स्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव मेजर्स को एनफोर्स करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस का रोल। लोगों को एनवायरनमेंटल अवेयरनेस के लिए एजुकेट करना जरूरी है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उसे करते हुए एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन के मैसेजेस स्प्रेड करने चाहिए। जब तक लोग खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक पोल्यूशन और एनवायरनमेंटल डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ और एनवायरनमेंट का रिश्ता। एक तरफ पॉपुलेशन ग्रोथ एनवायरनमेंट पे प्रेशर डाल रही है और दूसरी तरफ एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन ह्यूमन हेल्थ और वेलफेयर को अफेक्ट कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक गोल ये है कि हम रिसोर्सेज का ऐसा उसे करें जो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल रहे। एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ का एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन है। क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और पोल्यूशन फ्री सराउंडिंग्स एसेंशियल है ह्यूमन वेलबीइंग के लिए। लेकिन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से एयर क्वालिटी डिग्रेड हो रही है और कंटामिनेटेड वाटर से डिजीजेस बढ़ रही है। फिजिकल हेल्थ के लिए एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन। क्लीन एयर और वाटर एसेंशियल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर बढ़ रहे हैं। कंटामिनेटेड वाटर से कॉलरा, टाइफॉइड और हेपेटाइटिस जैसे वाटरबोर्न डिजीजेस फैल रही है। ग्रीन स्पेसेस और पार्क्स प्रमोट करने से लोगों का हेल्थ इंप्रूव हो सकता है क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी और फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। इकोनॉमिक वेलबीइंग और एनवायरनमेंट। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए हेल्थी एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे पॉलिनेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन और क्लाइमेट रेगुलेशन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए क्रूशल है। अगर एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों सफर करेंगे, जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। एयर पोल्यूशन, व्हीकल्स और फैक्ट्रीज से होने वाले पोल्यूशन को कम करने के लिए अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज अडॉप्ट करनी चाहिए। वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट और प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। डिसेंट्री एक डेंजरस इन्फेक्शन है जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। इस डिजीज से डिहाइड्रेशन और सीवियर वीकनेस हो सकती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमेशा क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम करें, स्ट्रीट फूड या अनकवर्ड फूड अवॉइड करें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, जैसे हाथ धोना आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट और बिफोर ईटिंग। फूड सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज, सॉइल डिग्रेडेशन और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स डायरेक्टली फूड प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट करते हैं। फूड शॉर्टेजेस और प्राइस फ्लक्चुएशंस का असर पुअर कम्युनिटीज पे ज्यादा होता है, जो हंगर और malnutrition इंक्रीज करता है। इकोसिस्टम सर्विसेज और ह्यूमन वेलफेयर। हेल्थी इकोसिस्टम्स एग्रीकल्चर, वाटर प्यूरिफिकेशन और क्लाइमेट स्टेबिलिटी सपोर्ट करते हैं। फॉरेस्ट्स और वेटलैंड्स नेचुरल फिल्टर्स की तरह काम करते हैं, जो ह्यूमन वेलबीइंग को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्लीन एनवायरनमेंट। एक क्लीन और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है। ग्रीन स्पेसेस और फ्रेश एयर से फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हर सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आसपास के एरिया को क्लीन और हाइजीनिक बनाए।
बायोडिवर्सिटी और ह्यूमन हेल्थ। बायोडिवर्सिटी लॉस नेचुरल इकोसिस्टम्स को डिस्टर्ब करता है, जो क्रॉप पेस्ट्स और डिजीजेस को इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा कई मेडिसिन्स प्लांट्स और एनिमल्स से डिराइव होती है, जिसमें बायोडिवर्सिटी लॉस ह्यूमन हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। क्लाइमेट चेंज और डिजीज स्प्रेड। क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजीज पैटर्न्स शिफ्ट हो रहे हैं। राइजिंग टेम्परेचर्स और ऑल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न्स से मॉस्कीटोज और अदर डिजीज कैरिंग इंसेक्ट्स ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। इस वजह से मलेरिया और डेंगू जैसी डिजीजेज न्यू एरियाज में भी बढ़ रही है। नेचुरल डिजास्टर्स और हेल्थ रिस्क्स। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और हरिकेन्स सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करते, बल्कि वाटर कॉन्टैमिनेशन और इन्फेक्शियस डिजीजेस का रिस्क भी बढ़ते हैं। रिलीफ एफर्ट्स और सैनिटेशन फैसिलिटीज को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, ताकि पोस्ट डिजास्टर डिजीज आउटब्रेक्स प्रिवेंट किए जा सके। रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स। जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से लोग डिस्प्लेस होते हैं, दैट मीन्स प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स, तो उनका प्रॉपर रीसेटलमेंट इंश्योर करना जरूरी है। गवर्नमेंट पॉलिसीज को ऐसे डेवलप करना चाहिए जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज को सेफ हाउसिंग और सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। डिस्प्लेस्ड लॉग ऑन के रहने के लिए क्लीन और हाइजीनिक फैसिलिटीज होनी चाहिए। हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेसिबल हो, प्रॉपर मेडिकल केयर और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए। लाइवलीहुड सपोर्ट हो, ताकि लोग सेल्फ सफिशिएंट बन सके और इकोनॉमिक हार्डशिप ना हो। 1. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैप्स, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स। सबसे पहले जो लोग इस प्रोजेक्ट से इम्पैक्ट होंगे, उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। सर्वेज और इम्पैक्ट असेसमेंट्स कंडक्ट करना जरूरी है, ताकि डिस्प्लेसमेंट का स्केल और नेचर समझा जा सके। 2. कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन। डिस्प्लेस्ड लॉग ऑन से कंसल्टेशन करना और उनकी नीड्स और कंसर्न्स को समझना इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। 3. इम्पैक्ट असेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो भी सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल इम्पैक्ट हो सकता है, उसका एनालिसिस करना जरूरी है। इसमें लॉस ऑफ एसेट्स, लाइवलीहुड्स और बेसिक सर्विसेज का एक्सेस एनालाइज किया जाता है। 4. रीसेटलमेंट प्लानिंग। एक स्ट्रक्चर्ड और कॉम्प्रिहेंसिव रीसेटलमेंट प्लान प्रिपेयर करना चाहिए, जो हाउसिंग, लाइवलीहुड रेस्टोरेशन और सर्विसेज का एक्सेस इंश्योर करे। 5. कॉम्पेंसेशन। डिस्प्लेस्ड लॉग ऑन को उनके लॉस्ट एसेट्स, लैंड और इनकम सोर्सेज का फेयर और ट्रांसपेरेंट कॉम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए। 6. रीसेटलमेंट साइट्स सिलेक्शन। सेफ और एक्सेसिबल रीसेटलमेंट साइट्स सिलेक्ट करना चाहिए, जो नेसेसरी अमेनिटीज प्रोवाइड करें, जैसे हाउसिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और एजुकेशन फैसिलिटीज। 7. लाइवलीहुड रेस्टोरेशन। डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, जॉब प्लेसमेंट और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज सपोर्ट करनी चाहिए। 8. इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सर्विसेज। रीसेटलमेंट साइट्स पर हेल्थ केयर, एजुकेशन और क्लीन वाटर जैसे एसेंशियल सर्विसेज एक्सेसिबल होने चाहिए। 9. कल्चरल कंसिडरेशंस। अफेक्टेड कम्युनिटीज की कल्चरल वैल्यूज और ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनका सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन रखना चाहिए। 10. मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन। एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए, जो रीसेटलमेंट एफर्ट्स की इफेक्टिवनेस ट्रैक करे और जरूरी इंप्रूवमेंट्स सजेस्ट करे। 11. लीगल फ्रेमवर्क। नेशनल और इंटरनेशनल लॉज और स्टैंडर्ड्स का प्रॉपर कंप्लायंस होना चाहिए, जैसे वर्ल्ड बैंक्स एनवायरनमेंटल और सोशल फ्रेमवर्क। 12. सस्टेनेबिलिटी।
रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने वेल होने चाहिए जो लोकल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रमोट करें। 13 ग्रीवेंस मैकेनिज्म्स। डिस्प्लेस्ड लॉग ऑन के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स होने चाहिए ताकि उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिले। 14 ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी चाहिए ताकि मिसकॉन्डक्ट और करप्शन को अवॉइड किया जा सके। 15 पीरियोडिक रिव्यूज। टाइम टू टाइम रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन प्रोसेस का रिव्यू करना चाहिए ताकि उसकी इफेक्टिवनेस असेस की जा सके और नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स किए जा सके। रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन ऑफ पैप्स एक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव प्रोसेस है जो केयरफुल प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और ऑनगोइंग मॉनिटरिंग की जरूरत रखता है। जब ये इफेक्टिवली किया जाए तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है और अफेक्टेड पॉपुलेशंस को अपनी जिंदगी दोबारा बनाने और वेलबीइंग इंप्रूव करने का मौका मिलता है। क्वेश्चंस। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पॉपुलेशन प्रेशर का क्या मतलब है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को डिफाइन करो। पॉपुलेशन ग्रोथ का एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट होता है? रिसोर्स कंजम्पशन का क्या मतलब है? ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन से क्या समझते हो? न्यूट्रिएंट साइकिल का क्या मतलब है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करो। अर्बनाइजेशन का एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट होता है? 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पॉपुलेशन प्रेशर का क्या मतलब है? पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप और इसका एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट है, समझाओ। पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट के बीच क्या लिंकेज है? ग्रोइंग पॉपुलेशन प्रेशर के एनवायरनमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के चांसेस कम करने के लिए क्या रिमीडियल मेजर्स सजेस्ट करोगे, कीपिंग इन व्यू द ग्रोइंग पॉपुलेशन? पॉपुलेशन प्रेशर को डिफाइन करो। पॉपुलेशन ग्रोथ पर एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स समझाओ। क्या ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं जो मैक्सिमम एनवायरनमेंटल पोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी और एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन के बीच रिलेशनशिप को समझाओ, खासकर इंडिया के रेफरेंस में। पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट के बीच एक टू वे रिलेशनशिप है। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। ग्रोइंग पॉपुलेशन के क्या कंसिक्वेंसेस है? एक्सप्लेन करो। पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट के म्यूचुअल रिलेशनशिप का एनालिसिस करो, खासकर इंडिया के रेफरेंस में डिस्कस करो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।